ऑफलाइन आ रहा है। देखो जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाँ जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो जी, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई? मैग्नेटाइज। ठीक है जी। अब वो मैग बुक खोल लेना भाई, ये सारा ज्यादातर थ्योरी वाला ही है। पीडीएफ भेजूं? बिल्कुल। पेज नंबर 5.29। भेजी हुई है नहीं, फिफ्थ चैप्टर की भेजी थी मैंने। हाँ जी सर। लास्ट क्लास में। ये किस टॉपिक पे नीचे है? ये सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब। हाँ जी, चैप्टर 5 का भेजा हुआ है, मैग्नेटिज्म चैप्टर 5 पीडीएफ। हाँ जी। तो देखो जी, अगर हम बात करें, अब ये वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं जी हम? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है जी। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप अगर मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो आपको उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। और जो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या बोलेंगे जी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डेफिनेशन लिख लो जी। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम। बुक में टिक करना, बुक में टिक कर लो। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम and induces magnetism and induces magnetism yeah, induces magnetism is called magnetizing field, is called magnetizing field। लास्ट हमने वो टेबल तो बना दिया था ना जी। ठीक है जी। एक टॉपिक बीच में रह गया आपका, सर्कुलर वाला। मैंने सुबह ध्यान नहीं दिया, उनको भी कराया। चलो तुम्हें करा दूंगा लास्ट में। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल में छोटा सा टॉपिक है। हाँ जी। तो वैक्यूम में जो एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन। अगला टॉपिक क्या है जी? मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो जी, एक कोर है, जैसे आपका डायग्राम बना हुआ है बुक में, उसके ऊपर एक वाइंडिंग हमने क्या कर रखी है जी? माउंट कर रखी है जी। एक वायर हमने माउंट कर रखी है जी इसके ऊपर। ठीक है जी। यहां से करंट आई जा रहा है, यहां से करंट वापस आई निकल रहा है। जब ये करंट इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वायर आपने लपेट रखी है, तो अंदर ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, अंदर ये जो क्या है जी? मैग्नेटिक मटेरियल, कोर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? कोर। ज्यादातर हम सॉफ्ट आयरन का लेते हैं। इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे जी? अलग से डायग्राम बना रखा है जिसमें मैग्नेटिक लूप से क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे भाई? लूप्स। बेसिकली क्या होगा, जब आप मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें क्या क्रिएट होंगे? डायपोल क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे भाई? डायपोल। और वो किस करंट के कारण से क्रिएट होंगे? आईएम, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। अंदर मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। और उसके कारण से लूप से क्रिएट हो जाएंगे। अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे जी? लूप्स। एंटी क्लॉकवाइज तो भाई नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। और बाहर क्या हो जाएगा जी? ये मैंने गलत बना दिया, तुमने बताया नहीं।
ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना जी, तो ये साउथ आएगा, पीछे क्या आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के कारण से अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, डायपोल क्रिएट होंगे, ठीक है जी। और किस करंट के कारण से होंगे जी वो, क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप एक डायपोल ही होता है, एक करंट कैरिंग लूप क्या होता है भाई, डायपोल। और यहां पर कौन सा करंट ये काम कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, ठीक है जी। तो भाई जो मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आई बात जी की नहीं, जो मटेरियल के अंदर हमारी क्या होगी जी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। यही लिखा हुआ डेफिनेशन में, लिख लो जी, देखो जी। अब मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो क्या है, बीएम। बीएम क्या है जी, म्यू नॉट एन आई एम। ऊपर लिख लेना जो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड थी तो वो क्या थी, म्यू नॉट एन आई। बी नॉट क्या थी जी, म्यू नॉट एन आई। हाँ जी, जेई मेंस वाली पीवाईक्यू की बुक जिन्होंने लेनी हो बता देना भाई, फिर मैं मंगाता हूँ जी, जो थोड़ा सीरियस है भाई, ठीक है जी। नीट वाले तो पहले एसएलई कर लें अच्छी तरह से, ठीक है जी। बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम। समझ आ गया जी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों का सम बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। देखो जी, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल, बुक से टिक करना है, बुक से टिक कर लो जी। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड inside a magnetic material, inside a magnetic material is sum of the external, is sum of the external magnetizing field, sum of the external magnetizing field and the additional magnetic field, and the additional magnetic field produced due to magnetization of the material, due to magnetization of the material, and is called magnetic induction. मैं तो चाटा मार से बहुत गंदा हो रहा है। मेरे हाथ से खिलाते ले। हाँ जी डरने जी, कोई डाउट इसमें, डेफिनेशन कहां तक लिखी, खत्म होगी थी।
देखो जी, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। ऊपर वाला भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखा है, तो भी वो भी क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड ही है। वो वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही है। ये मटेरियल के अंदर जो होती है बी एम, ठीक है जी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। बी इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, वो किसके बराबर है, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट प्लस बी एम। नेक्स्ट है जी, निकाल निकाल फटाफट। एक तो भाई लेक्चर मिस मत करियो, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आएंगे बच्चे भी सितंबर के बाद आते हैं, उन्हें कराते हैं पूरा पूरा सिलेबस। ठीक है, पर वो फिर ये वाली डिटेल नहीं हो सकती ना, जितना आप भी डिटेलिंग में चल रहे हैं हम। जो सितंबर के बाद आते हैं उनके तो 4 चैप्टरों पे हमारा जोर रहता है पिछले, कि पहले उनको पास के करीब लेके जाया जाए। ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट लिखो जी, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो जी, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी कितनी एबिलिटी है टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम। ठीक है जी, मतलब उसकी कितनी ताकत है या स्ट्रेंथ है कि वो मटेरियल मीडियम को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, मटेरियल मीडियम को वो कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है जी। देखो जी, आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब हमने बाहर से वैक्यूम में कितनी फील्ड लगा रखी है। ठीक है जी, जो उस मटेरियल को क्या कर रही है, मैग्नेटाइज। अब मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बीएम। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर भी, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो सकता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी अंदर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जी, मैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या थी, बी नॉट प्लस बी एम। अब फील्ड की कितनी ताकत है, इंटेंसिटी का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वो क्या थी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो जी, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये थोड़ा बुक से अलग बोल दिया मैंने, बुक में लिखना है लिख लो। इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड and is given by number of ampere turns, ये तो लिखा हुआ है and is given by वाला। ठीक है जी, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing round the unit length of the solenoid, flowing round the unit length of the solenoid required to produce the given magnetizing field, required to produce the given magnetizing field। तो बी का फार्मूला मैंने लिखवाया था म्यू नॉट एन आई, बी नॉट का। तो एच को क्या लिखा है यहां पर, नंबर ऑफ टर्न्स, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मतलब एन आई किसके बराबर है जी, एच के। एम्पियर, ये एम्पियर हो गया टर्न्स, ये एम्पियर करंट, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी यूनिट्स क्या होगी जी, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन क्या होगी, L-1 A1। डायमेंशन क्या होगी, L-1 A1।
तो बी नॉट को क्या लिख सकते हैं जी, म्यू नॉट एच। बी नॉट के आगे भाई एच। नॉट एच। तो यहां से भी एच का फार्मूला क्या आ गया, बी नॉट बाय म्यू नॉट। पेज नंबर निकाल लो 5.29 पे। धने जी चले आगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हाँ जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो जी, पहली बात तो हमने पढ़ी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कि वो मैग्नेटाइज कर सकती है मटेरियल को। अब मटेरियल भी तो मैग्नेटाइज होने वाला होना चाहिए ना। अब प्लास्टिक को रख दो, वुड को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटाइज थोड़ी हो जाएगा, वो तो मैग्नेटाइज नहीं होने वाला। तो जैसा मटेरियल अच्छा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वही क्या हो सकता है जी, मैग्नेटाइज। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज का मतलब कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसमें पोल्स डिवेलप हो सकते हैं कि नहीं डिवेलप हो सकते। अब चैप्टर 2 में पोलराइजेशन कराया था, याद है किसी को भाई पोलराइजेशन क्या होता है? जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोल्स बिना मतलब जब पोल्स डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। इलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्हें रखते हैं तो वो पोल्स बन जाते हैं। हाँ, उसमें पोल्स डिवेलप हो जाते हैं। चार्जेस एक तरफ हाँ, मतलब पॉजिटिव है तो एक साइड इधर नेगेटिव आ जाएगा, बीच वाले आपस में कैंसिल हो जाते थे। मैंने बताया था डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वहां पोलराइजेशन की यही डेफिनेशन है, डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन पढ़ रहे हो इसकी भी पढ़ लो जी, क्या लिख रहा है जी, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब वही सिस्टम है, वहां पर भी डायपोल क्रिएट हो रहे थे, यहां पर भी क्या क्रिएट होंगे भाई, डायपोल क्रिएट होंगे। यहां पर भी क्या क्रिएट होंगे जी, डायपोल। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखना है, लिखो जी, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, intensity of magnetization when a magnetic material is placed in a magnetizing field, in a magnetizing field, it gets magnetized, it gets magnetized, full stop. The magnetic moment developed, the magnetic moment developed per unit volume, the magnetic moment developed per unit volume of a material, of a material when placed in a magnetizing field, when placed in a magnetizing field is called intensity of magnetization or simply magnetization। सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट
वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो जी, जो हमने पढ़ा आईएम क्या था जी, मटेरियल के अंदर जो सरफेस मैग्नेटाइजेशन, सरफेस करंट, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट कह सकते जी, पढ़ा था जी। इसके कारण से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, करंट के कारण से एन आई एम ए, एन आई एम ए। तो एम का फार्मूला एन आई एम ए बाय वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल, ए से ए कैंसल, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एम क्या आ गया, एन आई एम, एन आई एम। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बार मैग्नेट में क्या रहेगा जी, जो सर्कल के पिछली बार मेरे 6 नंबर बढ़े थे, 3 मार्क, 3 क्वेश्चन ही नहीं चेक किए, 3 क्वेश्चन चेक किए। जो मैंने उसका वो दे रखा था, सिक्स पे ही करना था कुछ, वो कर रखा था। मेरा भी देख, मेरा देख पहले। कंप्लीट तो कर देख जो हो रहा है, बता रहे हैं पीछे भी इसमें तो 1 मिनट गया। टॉप होएगी। दो हफ्ते से कर रखा वैसे इसके बाद मेरा क्या तेरा सीट ठीक है, मेरा सिर्फ ठीक है, वो नहीं दिखा रहा उसका चढ़ा। गलत प्रयोग करो, गलत ठीक करूंगी। हाँ जी, हो गया जी। अगर बार मैग्नेट होती तो यहाँ पर क्यू एम नॉर्थ के लिए, यहाँ साउथ के लिए, हाँ क्यूज थोड़े आप गलत कर दिए, ठीक आंसर है मेरा। कोई नहीं, चेक करा देते हैं, कोई दिक्कत करवा देना सर। नहीं। लेंथ 2L है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, क्यू एम इंटू 2L। तो भाई कैपिटल एम क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू 2L, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, 2L से 2L कैंसल, एम क्या हो जाएगा, क्यू एम बाय ए, क्यू एम बाय ए। तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा जी हमारा, एक और फार्मूला हो गया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। क्या फार्मूला आ गया जी, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया।
समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लिखो जी। बी एम का फार्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई एम। एन आई एम को क्या लिखा जी हमने? कैपिटल एम। तो बी एम क्या हो गया? म्यू नॉट एम। बी एम क्या हो गया जी? म्यू नॉट। हाँ जी, बी एम किसके बराबर है जी? म्यू नॉट एम। डन है जी? कोई डाउट? बी का फार्मूला आपको पहले ही बता दिया था, बी नॉट प्लस बी एम म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम बी। टोटल बी को आप म्यू एच भी कह सकते हो। म्यू नॉट तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम है। म्यू नॉट क्या है भाई? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। बी को आप म्यू नॉट कॉमन ले लो, एच प्लस एम। मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू एच रहेगी। म्यू क्या है? अगला टॉपिक यही है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखा हुआ अगले पेज पे, परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है जी? इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of extent to which, it is a measure of the extent to which a material can be penetrated by a magnetic field, by a magnetic field। तो म्यू क्या हो जाएगा? बी बाई एच। म्यू क्या हो जाएगा भाई? बी बाई एच। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहेगी जी? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू आर क्या रहेगी जी? म्यू बाय म्यू नॉट। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहेगी जी? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। हाँ जी, डन है जी? कोई डाउट इसमें? जैसे एप्सिलॉन आर होता था जी, ठीक है जी। और ये बी बाय बी नॉट भी कह सकते हैं, इसको बी बाय बी नॉट भी कह सकते हैं जी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी याद है? ची कराया था एक, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी में भी कराया था ची। हाँ ची। हाँ, तो यहां पर भी ची करना है भाई ये, ठीक है जी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रेशियो ऑफ
intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. To the magnetizing field intensity. Ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. I by H. I by H. GM क्या हो जाएगा? I by H. ये यूनिटलेस, ये क्या है जी? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस. क्योंकि इन दोनों के यूनिट सेम है भाई. इसकी भी यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर. और डायमेंशन सेम है. आई और यहाँ एम माना था, मैंने एम लिखा हुआ इसमें. एम बाय एच. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम बाय एच. ठीक है जी, चले आगे. रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक permeability and magnetic susceptibility. B equals to mu naught H plus M था टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो B किसके बराबर था? म्यू H. B किसके बराबर था जी? म्यू H. डाल दो जी. म्यू H इज इक्वल टू म्यू नॉट H कॉमन ले लो, 1 प्लस M बाय H. H से H कैंसल. म्यू बाय म्यू नॉट के आगे जी 1 प्लस जी एम. म्यू बाय म्यू नॉट को क्या लिखते हैं जी? म्यू आर. 1 प्लस जी एम. 1 प्लस जी एम. दादा जी कोई डाउट इसमें? देखो जी, डाया पैरा फेरो पेज नंबर 5.30 पे इसकी डेफिनेशन लिखो जी, फिर मैं समझाता हूँ जल्दी से तीनों की डेफिनेशन. हाँ जी, डाया पैरा फेरो. हाँ जी, डाया मैग्नेटिक में क्या रहता है जी? हाँ जी, मैग्नेटिज्म ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो जी, अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है. फीबली का मतलब थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है. फीबली का मतलब थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड.
ठीक है जी, थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक, फीबली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द फीबली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। फीबली नहीं होगा, स्ट्रांगली है, ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्गली। strongly magnetize in the same direction to the magnetic field। ये क्या है, feebly का मतलब थोड़ा सा, in the opposite direction to the magnetic field। ठीक है जी, ये लिखा हुआ जी डेफिनेशन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या है डेफिनेशन में ही, दे आर फीबली repelled by the magnet, they are feebly attracted by the magnet। ये क्या होंगे जी, strongly attracted by the magnet। ये कहां से कहां जाते हैं भाई, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, stronger to स्ट्रॉन्गर से वीकर का एक डायग्राम बना लेते हैं, आगे प्रॉपर्टी में है, प्रॉपर्टी यही एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, बहुत पास पास है पोल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है। तो एक ये बाउल सा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इधर साइडों पे क्या होगी जी, वीक, साइडों पे क्या है भाई, वीक। तो भाई ये स्ट्रॉन्गर से किधर को जाना है जी, वीक की तरफ। तो मतलब यहां मटेरियल ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू, ठीक है जी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, यहां को ट्रेवल कर जाएगा, वीक की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। इधर वीक है जी मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी क्या है भाई, वीक है, बीच में क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग। ये कहां से कहां जाएगा भाई, वीकर टू स्ट्रॉन्ग, ये भी सेम, फेरोमैग्नेटिक में सेम प्रॉपर्टीज है लगभग। इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, बीच में ज्यादा हो जाएगा, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है यहां पर, ये बाउल है जी हमारा, साइडों में कम रहेगा, बीच में ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा जी मटेरियल स्ट्रॉन्ग में, और वीकर में कम हो जाएगा, वीकर में कम। ठीक है जी, समझ आया जी। वैसे ही सेम डायग्राम उधर बना सकते हैं। समझ आया, चलिए आगे। नेक्स्ट है जी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है,
अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, क्या है ये, डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से जाना रेफर करेंगी, इससे बाहर से जाना रेफर करेंगी, अंदर से जाने की बजाय वो बाहर से जाना रेफर करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, अंदर से ज्यादा बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर से ज्यादा बाहर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, समझ आया जी। कोई डाउट? चले आगे जी। इसमें क्या होगा, अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, किसको रखेंगे भाई, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जाना प्रेफर करेंगी, अंदर से जाना प्रेफर करेंगी। बाहर भी होंगी पर अंदर से ज्यादा जाएंगी, मतलब थोड़ा सा बी ग्रेटर देन क्या रहेगा, बी, वहां ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से ही जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जाएंगी जी, अंदर से। तो यहां तो भीड़ लग जाएगी भाई, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से ज्यादा जाना प्रेफर करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन बी नॉट। भाई ये प्रॉपर्टीज में है, ओरिजिन पढ़ना चाहो ओरिजिन पढ़ सकते हो आप, डाया पैरा फेरो मैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म कैसे इंड्यूस होता है डिटेल में वो प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है आगे। कोई नहीं, हम शॉर्ट में बताई जा रहे हैं बस, वो तो थ्योरी तो आपने वहीं से पढ़नी है, ऐसे अगर बना लोगे टेबल तो ज्यादा बेटर होगी। फोटो खींच रही हूँ? खींच लो। स्कैनर दे दूंगा वैसे लास्ट में। धंधा जी, देखो जी, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक थ्रेड से लटका के डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, किससे लटका दिया जी भाई, थ्रेड से। ठीक है जी, तो वो अपनी लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड की, वो अपनी लॉन्गर एक्सिस क्या कर लेगा जी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ टू साउथ, ये लॉन्गर एक्सिस होगी इसकी, ऐसे थ्रेड से लटका दिया जी,
लॉन्गर एक्सिस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये शॉर्टर है, ये छोटी वाली, वो ये लॉन्गर एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर हो गया इसके। ठीक है जी। पैरामैग्नेटिक में अगर ऐसे करोगे तो वो क्या कर लेगा जी, पैरेलल कर देगा। वो क्या कर देगा जी, मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेगा जी, लॉन्गर एक्सिस पैरेलल रहेगा। इसमें क्या रहेगा जी, डायग्राम सेम। समझ आया जी। नेक्स्ट म्यू आर की बात चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7वां पॉइंट है म्यू आर। म्यू आर का फार्मूला क्या है, म्यू बाय म्यू नॉट और बी बाय बी नॉट। ठीक है जी। म्यू आर का फार्मूला क्या है जी, म्यू बाय म्यू नॉट और बी बाय बी नॉट। ठीक है जी। अब देखो जी, बी लेस देन बी नॉट है या बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, बी लेस देन बी नॉट है, तो बी लेस देन बी नॉट, तो बी बाय बी नॉट इज लेस देन 1, तो म्यू आर बी लेस देन, यही सेम म्यू आर क्या है जी, म्यू बाय म्यू नॉट बी बाय बी नॉट। इसमें क्या था, बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, पीछे बढ़ाया हमने, तो बी बाय बी नॉट इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर इज ग्रेटर देन, उसमें यही सेम म्यू आर क्या है जी, म्यू बाय म्यू नॉट बी बाय बी नॉट, बी ग्रेटर देन बी नॉट, तो बी बाय बी नॉट ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1। म्यू आर थाउजेंड्स में होगा, कितने में होगा भाई, ग्रेटर देन थाउजेंड्स भी कह सकते हैं। वही असली मैग्नेटिक मटेरियल है भाई, फेरोमैग्नेटिक ही भाई क्या है, असली मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब है तो सारी, पर जिनमें मैग्नेटिज्म रिटेन रह सकता है। रिटेन का मतलब उसमें अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। 8 GM, GM की बात करें तो देखो जी, म्यू आर का फार्मूला क्या था, 1 + GM है, तो GM क्या हो गया भाई, म्यू आर -1। अब म्यू आर लेस देन 1 है, म्यू आर क्या है भाई, ऊपर लिखा हुआ लेस देन 1, तो GM क्या हो गया भाई, नेगेटिव। GM क्या हो गया जी, म्यू आर 1 + GM, तो GM क्या आ गया भाई, म्यू आर -1, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 था, तो GM क्या आ गया, पॉजिटिव बट स्मॉल वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट्स में रहेगा ज्यादा। ठीक है जी। म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, तो GM भी बड़ी वैल्यू रहेगी, ग्रेटर देन 1। GM भी थाउजेंड्स में रहेगा, कितने में रहेगा भाई, मतलब थाउजेंड्स में वैल्यू होगी इसकी। धने जी चले आगे। जल्दी दे दी।
तेरे मम्मी से बात कर। इतनी बड़ी हाँ जी डन है जी, चलें आगे। डाया पैरा खत्म ही नहीं हो रहा है ना। है तो बुकलेट में तो 15 पॉइंट है। बुकलेट खोलोगे तो बुक में कम है। हाँ पेज नंबर होगा ये 50 एक पेज पे। हाँ नंबर तो पता नहीं। हाँ अभी करेंगे और आगे है। छुट्टी तो नहीं हो भाई आज तो मेरे को एक्स्ट्रा गिराना है। ना 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 भाई 6-10 पे 6th की भी दे दी 7th की दी सब इसी में 4 हुई थी। आए नहीं थे क्या आप दोनों ही नहीं आए थे। अच्छा थर्ड चैप्टर वाले में ही है जिसमें थर्ड ये अलग दी थी। तो मुझे नहीं दी होगी आपको तो आप तो आए थे। इसका मेरे पास तो ही बुक हाँ, 2 ही दी है। नहीं हाँ फिर तो मुझे बहुत स्टार्टिंग में जो आपने वेक्टर वाली दी थी वो और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली था। चलो कोई नहीं आपको दे देंगे टेंशन। और भाई तेरे को मिली मैग्नेटिक मैग्नेटिक की मिल गई थी। देख लो भाई। आओ जी डाया में अगर हम बात करें टेम्परेचर के लिए Gm is independent of susceptibility is independent of temperature except bismuth एक मटेरियल है भाई ये भी बिस्मिथ भी। ठीक है जी एट लो टेम्परेचर इसमें वेरिएशन आ जाता है जी। ठीक है जी तो ग्राफ इसका कैसे रहता है जी टीएम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ नेगेटिव में है ना इसकी टीएम तो नीचे को बनेगा। एग्जाम्पल आपने करने हैं भाई सारे याद करने हैं भाई मतलब जितने एग्जाम्पल वो डेफिनेशन में लिखे हुए थे वो सारे पता होने चाहिए बुकलेट में भी लिखे हुए हैं क्योंकि एग्जाम्पल पे ही मेन क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब वो प्रॉपर्टी सी दे देगा इसमें क्या हो रहा है नेगेटिव मतलब एग्जाम्पल दे देगा जी ये कॉपर है कॉपर का म्यू आर क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1 होगा। वो कॉपर क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना कॉपर पैरा है डाया है फेरो है। अब कॉपर पैरा मैग्नेटिक है तो उसके हिसाब से आपको फिर प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है उसका। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है मेरा केमिस्ट्री पढ़ रही हाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया ना ज्यादा। हाँ जी क्यूरीज लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए पैरामैग्नेटिक में क्यूरीज लॉ पढ़ते हैं जी। क्यूरीज लॉ में क्या बताता है m is directly proportional to h m is directly proportional to inversely proportional to temperature m is proportional to h by t m by h is proportional to 1 by t m by h क्या होता है भाई gm c by t मतलब gm is inversely proportional to temperature c क्या है भाई क्यूरीज कांस्टेंट c क्या है क्यूरीज कांस्टेंट
ग्राफ कैसा बनेगा भाई इसका? Gm is inversely proportional to temperature, ठीक है जी, हाइपरबोला। एग्जाम्पल करने जी, बाकी प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो आपने पढ़नी है भाई बुकलेट से अच्छी तरह से, ठीक है जी। पैरोमैग्नेटिक में क्यूरी विसिस लॉ होता है जी। स्पेलिंग देख लेनी। तो सीधा उसमें तो यही बताया हुआ, Gm इज इक्वल टू सी डैश बाय टी माइनस टी डैश। सी डैश हमारा कांस्टेंट है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया। टी सी हमारा क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच पैरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरोमैग्नेटिक मटेरियल changes to paramagnetic material, changes to paramagnetic material, ऐसा टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस पे कन्वर्ट हो जाता है भाई? पैरामैग्नेटिक, ठीक है जी, मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करने लगता है। ये टीसी जीएम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है जी। एग्जाम्पल आपको करने हैं जी, लास्ट में वही रह गया जी सभी के एग्जाम। अगला टॉपिक है हिस्टेरिसिस। बस एक इसके बाद एक रहेगा टॉपिक करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, वो पीछे रह गया था। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड आपको घर के लिए पढ़ने के लिए। हाँ जी, आ जाओ जी फटाफट। अगला हिस्टेरिसिस टॉपिक है 5.36 पेज पे। हिस्टेरिसिस देख लो, समझा देते हैं फटाफट, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेबल ये बढ़िया बन गया है वैसे तो, अगर आप इस टेबल को भी अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो 3 नंबर कई बार यही आता है, डिफरेंस बिटवीन पैरा डाया पैरो। बस मेनली वो आते हैं जो आपका म्यू आर ची, इनके आते हैं जी मेनली तो। हाँ जी, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस की स्पेलिंग ठीक है जी, ये आएगा एक बार। हाँ जी देखो जी, बी जो है, बी का फार्मूला क्या था? म्यू नॉट एच। तो बी इज डायरेक्टली, या बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। मीडियम में अगर बात करूं तो मीडियम में बी इज इक्वल टू म्यू एच था, तो आप क्या कह सकते हो? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो बी वर्सेस एच ग्राफ जब मैं बनाता हूं, बी वर्सेस एच ग्राफ जब मैं बनाता हूं, तो स्टार्टिंग में तो बी बढ़ता है, फिर वो क्या होने लग जाता है जी? कांस्टेंट सा होने लग जाता है, सैचुरेट कर जाता है, मतलब एच बढ़ाने पर अब बी नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। देखो स्टार्टिंग में एच बढ़ा रहा हूं तो बी बढ़ रहा है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। एच क्या था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। बी का मतलब क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर बी का मतलब क्या है भाई? टोटल मैग्नेटिक फील्ड।
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है जी, जैसे जैसे आप H बढ़ाते हो, ये फेरोमैग्नेटिक के लिए है, तो B इंक्रीज होता है, एक स्टेज आती है वो सैचुरेट कर जाता है। सैचुरेट का मतलब इससे आगे H बढ़ाओगे तो B नहीं बढ़ेगा। फिर क्या करते हैं भाई, H को जीरो करते हैं, H को जीरो करते हैं, पर B जीरो नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेटिज्म को रिटेन रख सकते हैं। अगर आपने उनको मैग्नेटाइज कर दिया तो वो रिटेन रख सकते हैं, मतलब वो मैग्नेट मैग्नेट बन जाते हैं, खुद ही क्या बन जाते हैं भाई, मैग्नेट। इसमें भी दो टाइप है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक और हार्ड फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट वाले लूज कर देंगे, जैसे ही आप मैग्नेटिज्म हटाओगे वो अपना मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट बी उनका लगभग जीरो हो जाएगा, बी उनका लगभग जीरो हो जाएगा। पर हार्ड फेरोमैग्नेट वो भाई रिटेन रखते हैं, फिर वो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ जी, आपने H बढ़ाया, बी भी बढ़ गया। फिर जब आपने H को जीरो करा, बी जीरो नहीं हुआ। बी क्या नहीं हुआ भाई, जीरो नहीं हुआ। तो ये जो बी पे जो वैल्यू बच गई, ये जो वैल्यू बी की बच गई ओबी, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी रेमनेंस। क्या बोलते हैं भाई, रेमनेंस और रेजिड्यूअल, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, तीनों इसी के नाम है जी, ये लिखा हुआ है जी। द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी और रेमनेंस। फिर H को नेगेटिव में डाला जी, H को किस में डाला जी, नेगेटिव में डाला, तो B जीरो हो गया। ये जो नेगेटिव में H को डाला OC, उसको बोलते हैं क्रियोसिसिविटी। स्पेलिंग देख लेते हैं जी, COE और CIBIT। OC को क्या बोलते हैं जी, क्रियोसिसिविटी। नेगेटिव वैल्यू ऑफ H जो हमने डाली B को जीरो करने के लिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H जो हमने डाली B को जीरो करने के लिए, याद करने का भाई, हिंदी में लिख लिया करो। ठीक है जी। बी को जीरो करने के लिए जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ H डाली है उसको क्या बोलते हैं भाई, क्रियोसिसिटी। उसको क्या बोलते हैं जी, क्रियोसिसिटी। बाकी इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं जी, लूप को पूरा। ठीक है जी, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाओगे तो वही सेम है जी। ठीक है जी। ये पूरे को क्या बोलते हैं जी, ये जो मैंने पूरा लूप बना दिया ABCDEFA, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लूप। इसको क्या बोलते हैं भाई, हिस्टेरिस लूप। क्या कह रहे हैं, हाँ पता ही है जी भाई, पता ही है भाई, ये यहां से गया ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है जी। अब हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन लिखो जी, बुक में वैसे लिखी हुई है, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी साइड है, इधर ऊपर ही था। द फिनोमिना ऑफ, हाँ हिस्टेरिसिस नीचे दिखा, इसी बारे में है भाई, नीचे जाओ ना थोड़ा सा। ये राजा, हाँ ये मेरी याद है ना, यहाँ पे चल रहा The phenomena of lagging of magnetic induction behind, या तो सिंपल लिख लो जी, फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड H, मैग्नेटिक इंडक्शन लैगिंग ऑफ बी, मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड H। H क्या है जी हमारा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी।
नीचे एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक है, ये पढ़ के आना जी। अब आ जाओ जी लास्ट टॉपिक आज का, पेज नंबर 5.12 पे, 12 पे। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ जी, करंट लूप एक डायपोल की तरह, करंट कैरिंग लूप एक डायपोल की तरह। अगर ये मेरा एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है जी, वो डायपोल की तरह होता है जी, पहले भी पढ़ा है 4th चैप्टर में। क्या होता है जी उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला, एम का स्मॉल एम लिख लो जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एम इज इक्वल टू आई ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन आई ए, एन आई। एम क्या है जी हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एन आई ए के बराबर। इसी में एक टॉपिक है छोटा सा, यूनिट क्या हो जाएंगे जी करंट की, एम्पियर, मीटर स्क्वायर, डायमेंशन एल स्क्वायर, एम्पियर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट क्या होता है जी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व करता है जी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, रिवॉल्व करता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है जी। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो करंट कहां जाएगा भाई, क्लॉकवाइज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया भाई, बोहर वाला ये वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, करंट का फार्मूला ई अपॉन टाइम पीरियड, ई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो वही है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर है, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका भी क्या होगा जी, मैग्नेटिक मोमेंट। लिखो जी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड positively charged nucleus, electron revolve around positively charged nucleus in a circular path, in a circular path having radius small r, having radius small r and uniform speed v, and comma uniform speed v and time period capital T, and time period capital T, beautiful, speed v and time period capital T, full stop.
if electron revolve anti-clockwise, if electron revolve anti-clockwise, then current flows through the, if electron revolves anti-clockwise, then current flows through the circular path in the direction, या in clockwise direction, in clockwise direction. लिखना लिख लो. If electron revolves anti-clockwise, then current in the circular loop flow clockwise, and its magnetic moment is given by M is equal to IA. I का फार्मूला E अपॉन कैपिटल टी. I का फार्मूला क्या होगा भाई? E अपॉन कैपिटल टी. कैपिटल टी क्या होता है भाई? 2 पाई R बाय V. तो I क्या हो गया? E अपॉन 2 पाई R इंटू V. E अपॉन 2 पाई R इंटू V. करंट आ गया. एरिया क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या है जी हमारा? पाई आर स्क्वायर. तो एम क्या आ जाएगा जी हमारा? ई वी बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कट गया, आर से आर कैंसल. तो एम क्या हो गया? हाफ ई वी आर. हाफ ई वी आर. According to Bohr's second postulate, एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है जी? मास एम वी आर लिख लिया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई. यही है जी. तो वी आर क्या आ जाएगा? एन एच बाय 2 पाई एम ई. तो डाल दो जी यहां एम की वैल्यू. हाफ ई एन एच बाय 2 पाई एम ई. तो एम क्या आ जाएगा? ई एन एच बाय 4 पाई एम ई. 4 पाई एन अगर 1 है तो इसको बोलते हैं, एम को बोहर मैग्नेटॉन. एन एच बाय 4, एन एच नहीं आएगा, एच ई बाय 4 पाई एम ई. सारी वैल्यूज कांस्टेंट है. इसकी वैल्यूज डलेंगी तो ये क्या आ जाएगा? 9.27 है कि 24 है? 27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसको क्या बोलते हैं? बोहर्स मैग्नेटॉन. एक है गायरोमैग्नेटिक रेशो. गायरोमैग्नेटिक रेशो. गायरोमैग्नेटिक में क्या रहता है जी? G इज इक्वल टू म्यू बी बाय एल. म्यू बी बाय एल. म्यू बी की वैल्यू क्या थी भाई? एच ई बाय 4 पाई एम ई. एल फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेंगे, एन इक्वल टू 1 के लिए. ठीक है जी. एच बाय 2 पाई, एच से एच कट गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसल. तो जी क्या आ गया? ई बाय 2 एम ई. चार्ज अपॉन मास रेशो का हाफ हो जाएगा. ई बाय एम क्या होता है? चार्ज अपॉन मास रेशो का हाफ. ठीक है जी. समझ आया जी? डन है. चलो छुट्टी है. इसमें बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड रीड करना है. डन है जी.